इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर टेस्ट 6 टॉपिक रहेंगे आपके। एमएनसीज, एफडीआई के कुछ पार्ट जो कल थोड़ा रहेगा वो कर लेंगे, और ग्लोबलाइजेशन, एफआईआई। पहला क्वेश्चन है, देखो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई एंट्री इनटू द मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द कमोडिटी ट्रेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। 15 मार्क्स का करो उसको 11 मिनट्स। चलो भाई, देखते हैं एफडीआई का इम्पैक्ट रिटेल सेक्टर पे और कमोडिटी मार्केट पे, है ना। कमोडिटी ट्रेड पैटर्न पे पहले देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा एफडीआई का, अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में हम करते हैं तो। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि जितने भी एफडीआई में वो इन्वेस्ट करेंगे वो अपने हिसाब से फिर मॉडर्नाइजेशन में लेके आएंगे सप्लाई चेन में। एफडीआई ब्रिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे वर्ड आने चाहिए, है ना। इन सब के अंदर वो सर बेस्ट प्रैक्टिस लेके आएंगे। हाँ सर गौरव, कमोडिटी ट्रेड पैटर्न का क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हो? कमोडिटी ट्रेड पैटर्न का क्या मतलब हुआ? जैसे जो भी आपका रिटेल पल्सिस हो गया, है ना, जो भी कमोडिटी ट्रेड हो रहा है वो कहाँ से कहाँ जाएगा उस टाइम का। वो मार्केट वाला नहीं है, ये आपस में रिटेल स्टोर के कंटेक्स्ट में बताना। जो भी कमोडिटी डील करोगे आप, मोस्टली जो तो, रिटेल स्टोर में मिलती है। तो इसमें कमोडिटीज में आपका सब आ गया क्या? अपैरल, खाने पीने का? हाँ, अभी रिटेल सेक्टर के हिसाब सब आ जाएगा, कंप्लीट है। हाँ, अपैरल भी आता है कि उसमें सारा कंप्लीट मिलता है ना, आप देखते हो बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं सुपर समझ मार्केट में, जो सारी चीज होती है वो सारी कमोडिटीज। ठीक है। तो वॉलमार्ट इंडिया इन्वेस्टेड इन द मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो लेके आते हैं। मॉडर्नाइजेशन होता है किसका? सप्लाई चेन, ये वर्ड यूज करना था। ठीक है, सप्लाई चेन का मॉडर्नाइजेशन होना था। अब उसके अंदर क्या क्या है, ये सब है। तो अगली बार फिर सप्लाई चेन का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं ये कीवर्ड्स कह रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इन्हीं से बनेगा। पीवाईक्यू करने का फायदा ये होता है कि वो सप्लाई चेन बढ़ा गया, 4 कीवर्ड ये आ गए। अब अगली बार किसी का भी पूछ ले, इनमें से आप लिख दोगे इनको, तो इसमें सारे कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। रिडक्शन इन इंटरमीडियरीज, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर, स्ट्रीमलाइन द सप्लाई चेन। बेनिफिट प्रोड्यूसर को होगा क्योंकि उसको डायरेक्ट प्राइस मिल जाएगा, और कंज्यूमर को भी कम प्राइस में मिलेगा। ये सब फायदे बता रहे हैं, हालांकि कुछ चैलेंज और लिमिटेशन है वो बाद में देखेंगे। जैसे रिलायंस रिटेल, वॉलमार्ट एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट सोर्सिंग मॉडल्स फ्रॉम द फार्मर्स। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जो भी एफडीआई लेके आएंगे यहाँ पे, कंपनीज आएंगे, वो पूरा प्रॉपर वेयर हाउस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा अपना रिटेल स्टोर बनाएंगे सारा। FDI catalyze investment in logistics parks, transport network and warehousing, align with the PM Gati Shakti National Master Plan for Integrated Infrastructure। तो आपने ये बता दिया, हमारे उस पॉलिसी के साथ वो अलाइन कर रहे हैं। बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड मार्केट लिंकेज, ठीक है, एफिशिएंट रिटेन सप्लाई होगी तो लॉसेस कम होंगे, है ना, वेस्टेज कम होगा, और बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइस बेटर मिलेगा कंज्यूमर को। एनहेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड फूड सेफ्टी, तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स कर रखे हैं, उसी हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, क्वालिटी फूड आएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होंगे। कमोडिटी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन, इंप्रूव सप्लाई चेन फैसिलिटेट वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एनहेंस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इसमें 2-3 फायदे होते हैं, जैसे अभी आगे आएगा शायद वो, ये इसमें है। जैसे हाँ, प्रोसेस फूड मार्केट सपोर्टेड बाय रिटेल ड्रिवन डिमांड एंड, मान लो कोई भी एमएनसी है, पहले हम केवल दूध यूज कर रहे थे, है ना, अब हमने देखा कि यार ये कंपनी दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होता है कमोडिटीज के अंदर। ऐसे फिर हम भी अपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। फिर आगे और भी आएगा इसमें, या दे रखा होगी। हम्म, हाँ आगे आएगा इसमें कि ग्लोबल लिंकेज बढ़ता है, तो वो कंपनी हमारे यहाँ से भी क्या करेंगी, फिर और जगह भी एक्सपोर्ट्स करेंगी, तो इंडिया का क्या होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन से भी लिंकेज बढ़ेगा आपका। पर इसके कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या होंगे, आपके जो ट्रेडिशनल किराना स्टोर है उनको थ्रेट था उस टाइम पे, ठीक है ना। थ्रेट टू द ट्रेडिशनल किराना स्टोर एंड स्मॉल ट्रेडर्स, क्योंकि ये लोग तो क्या करते हैं, बड़ी एमएनसी कम प्राइस पे बेच देंगे, थोड़ा लॉस भी बियर कर लेंगे, तो उस टाइम क्या होता है, फिर बाकी स्मॉल ट्रेडर्स को दिक्कत हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल सप्लायर एंड एमएसएमई, वही है ना, सप्लाई चेन मोनोपोलाइजेशन रिस्क, पता चल रहा है पर्टिकुलर कंपनी वही मोनोपोलाइज कर रहा है सब चीज में, तो ये एक रिस्क है। रूरल अर्बन डिवाइड इन सप्लाई चेन बेनिफिट्स, मोस्टली कहाँ पे स्टोर खोलेंगे अपना, ये अर्बन एरियाज में, तो एक बायस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ओवरऑल ब्रॉडर इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं। शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज रिटेल ड्रिवन ट्रेड, जब भी एमएनसी जाएंगे, एफडी आएंगे, तो कहीं ना कहीं फॉर्मलाइजेशन बढ़ता है इकोनॉमी, क्योंकि ये तो पूरा फॉर्मलाइज करके चलेंगे, ऐसे नहीं है कि भाई, है ना, इनफॉर्मल थे, तो फॉर्मलाइजेशन और ये आपका ऑर्गेनाइज ट्रेड बढ़ेगा आपका। इंक्रीज डिमांड फॉर हाई वैल्यूड एंड प्रोसेस्ड कमोडिटीज, ये मैं बताना चाह रहा था। एक पहले अपन नॉर्मल चीजें खाते थे, अब जब बाहर की कंपनी जाती है तो हमें आइडिया लग जाता है, टेस्ट लग जाता है यही खाना है, तो प्रोसेस्ड फूड की तरफ और थोड़ा बढ़ जाता है। चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न ड्राइव द डिमांड फॉर प्रोसेस्ड, ब्रांडेड एंड पैकेज्ड गुड्स।
सर्ज इन द डिमांड फॉर पैकेज डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन अर्बन मार्केट्स, जो पैकेज फूड है उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये ओवरऑल पैटर्न बता रहा है क्या चेंज होगा। एनहेंस इंटीग्रेशन विद ग्लोबल कमोडिटी चेन, ये भी हमारा एक फायदा होगा इस चीज में, इंडिया से हम बाकी ग्लोबल चेन में इंटीग्रेट हो जाएंगे। एफडीआई बैक रिटेलर क्रिएट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये भी कीवर्ड है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस विद ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स, बूस्टिंग एक्सपोर्ट इन सिलेक्टेड सेक्टर्स। ये अब फिर करना क्या चाहिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। जो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैं, हमें जो अपने स्मॉल ट्रेडर्स थे उनको बचाने के लिए जो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसको आपको ये निगलेक्ट नहीं करना है, आप बताओ कि ये फायदे होंगे, ठीक है लेके आओ इनको, ये नुकसान भी है पर उनको हमें सेफगार्ड भी करना है, ऐसे आपको आंसर लिखना है अपना। ये नहीं छोड़ दो नुकसान हो रहा है, नहीं है। अराउंड 4 करोड़ एसोचैम का डेटा है जो रिटेल ट्रेड आपके ट्रेडर्स उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लार्ज चंक को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो आप वे फॉरवर्ड बताओगे स्ट्रेंथन रेगुलेटरी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंश्योर फेयर कंपटीशन, है ना, ये भी ध्यान रखना, कंपटीशन फेयर हो। दूसरा, एफडीआई इंसेंटिवाइज एफडीआई लिंक सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन रूरल एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या था, मोस्टली अर्बन एरिया में खोलेंगे वो, तो हमें कहाँ लेके जाना है उनको, रूरल और अंडर डेवलप्ड रीजन में। तो जो प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान रखना है। हमारी जो एमएसएमई है उनको क्या करो और प्रमोट करो, उनको स्ट्रेंथन करो ताकि वो भी कंपीट कर सके, बेस्ट प्रैक्टिस वहां से भी लो और अपना भी स्ट्रेंथन करो, ठीक है। प्रमोट एमएसएमई इंटीग्रेशन टू ऑर्गेनाइज रिटेल सप्लाई चेन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट, डिजिटल लेवरेज डिजिटल इंडिया एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव सप्लाई चेन पार्टिसिपेशन। और एफडीआई इन्वेस्टमेंट को अलाइन करो हमारे आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमारे जो हम चाह रहे हैं उसके अलाइन रेगुलेटरी मेजर ऐसे करो कि हमारी पॉलिसी के वो अलाइन चले, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, सिंपल था। अब उसमें आप कितने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हो, कितनी डायमेंशन डाल रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो प्रॉब्लम को, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मिक्स मिलेगा आपको, 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन होंगे इजी टू मीडियम वाले, उसमें डाइवर्सिफाइड दिखाओ अपने आंसर। 5 क्वेश्चन होंगे बहुत डिफिकल्ट होंगे, जो बाउंस होंगे, समझ नहीं आ रहे, उनमें टैकल करना होंगे, बस काम रह के उनमें होगा। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो लिख लोगे। उनने वो दिमाग लगाना कि क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से और आंसर पे लिख दो आराम से। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहे हो, प्रोडक्ट्स में, कमोडिटीज में, एफएमजीसी मोस्टली, ये उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया था जब आया था ना ये, तो वो कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया। लिखने को आप ब्रॉड भी लिख सकते हो, लेकिन जब उसे रिटेल से लिंक किया, वो उस टाइम चल रहा था, एमएनसीज आ रही थी, तो वो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन भी उसी कॉन्टेक्स्ट से करो, एफडीआई 51% उसमें अलाउड किया रिटेल में, वो डालो, तो एफएमजीसी इसमें ज्यादा डालना। ये दिख रहा है क्वेश्चन, examine the impact of liberalization on companies owned by Indians, are they competing with the MNC satisfactorily? 15 marks, 11 minutes करो। Examine the impact of liberalization of companies owned by Indians, are they competing with MNC satisfactorily, है ना। पहला बताओगे इम्पैक्ट क्या पड़ा है लिबरलाइजेशन का ऑन इंडियन ओन कंपनीज, तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओगे, हाँ भाई कंपीट कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है ना। फिर कुछ बताओगे कई चैलेंज जो आ रहे हैं, तो कहाँ पे हम अच्छे कंपटीशन कर रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एनहेंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, एक कंपनी आईटी की, एक हमारी कंपनी है, अगर वो कोई चीप प्रोडक्ट लेके आ रही है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो हम भी उसको कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं और अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। तो हम वहां पे हम क्या हो रहा है, इंडियन फर्म्स अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट टू सर्वाइव। सर्वाइव तो करना पड़ेगा, और कंपटीशन में क्या होता है, हमेशा इंसान इंप्रूव करता है, तो वो एक फायदा बताओगे आप, ठीक है। इन्फोसिस और टीसीएस का एग्जांपल दो आप, एंड विप्रो इमर्ज एज अ ग्लोबल आईटी जेंट्स पोस्ट लिबरलाइजेशन, तो ये फायदा हुआ है। तो यहाँ पे बताओ इन एरियाज में हम कंपीट कर रहे हैं पर कुछ एरिया में लैग कर रहे हैं, ये आंसर स्ट्रक्चर करना था आपको। फिर एक्सपेंशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स, है ना, अलग अलग जगह पे हमारी कंपनीज ने भी एक्वायर की है, इसमें आप टाटा ग्रुप का बताओगे, जैगवार लैंड रोवर की जो डील थी। नेक्स्ट, इंक्रीज एक्सेस टू कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी, बाहर से एफडीआई आई है तो कैपिटल मिला है, टेक्नोलॉजी भी आई है, एक्सपेंशन हुआ है हमारी फर्म्स का। रिलायंस का एग्जांपल दे रखा है, रिलायंस जियो पार्टनरशिप विद गूगल एंड फेसबुक फॉर द डिजिटल सर्विस रिफ्लेक्ट दिस ट्रेंड। एग्जांपल डालना है हर एक के अंदर, वो और एनहांस कर रहा है आपके आंसर को। ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप एंड न्यू एज कंपनीज, अब एआई हो गया, बाकी स्टार्टअप हो गया, कहीं ना कहीं ग्लोबल इंटीग्रेशन से चीज फर्क पड़ती है, हमारे यहाँ पे वो चीज डेवलप हो रही है, और कहीं में तो हम बहुत आगे जा रहे हैं, वहां से सीख के हम और इवॉल्व कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। इसमें देखो इवन एजुकेशन में, है ना, और जो अब ये नहीं है कि लोकल भी हमारी यहाँ पे कंपनी जो ओला उबर है उस तरीके से लोकल भी आ गई है, ठीक है। स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन सेलेक्टेड सेक्टर्स, जैसे फार्मास्यूटिकल में हमारी काफी अच्छी है मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, है ना, ऑटोमोबाइल्स में, इंजीनियरिंग में, इनमें काफी हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी डेवलप किया है। एग्जांपल दे दो 2-3, ठीक है।
चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन कंपनीज इन competing with एमएनसी। अब ये कुछ चैलेंज है, इन जगह पे हम compete नहीं कर पा रहे। पहला है आपका स्केल एंड फाइनेंशियल मसल डिस्पैरिटी, इतना बड़ा स्केल है ना और इतनी फाइनेंशियल हर एक चीज में। मैनी इंडियन फर्म्स स्पेशली एमएसएमई लैक द स्केल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू कम्पीट विद द लार्ज एमएनसीज। एमएनसी एमएसएमई का एक पॉइंट आ ही जाता है हर जगह, एक तो एमएसएमई को देखो और दूसरा हम क्या देख रहे थे एक वर्ड, ग्लोबल चेन से हमारी लिंकेज। ये ज्यादा दो पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी एंड आर&डी गैप आता है यहाँ पे, है ना, उतनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी इन क्रिटिकल सेक्टर्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इसमें धीरे धीरे हम जा रहे हैं लेकिन अभी भी उन पे लार्जली हमारी डिपेंडेंसी है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एमएसएमई पे क्या इम्पैक्ट है? चीप इंपोर्ट्स आए स्पेशली फ्रॉम चाइना हैव हर्ट इंडियन एमएसएमई इन टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सब में। इंडियन कंपनीज कंपीटिंग सेटिस्फैक्टरली कोर कहां पे कर रही है? सक्सेस स्टोरी देखो आप, इंडियन फर्म्स हैव आउट परफॉर्म एमएसएमई, वही पहले वाले आईटी, फार्मा, इनमें अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड इमर्जिंग डिजिटल सेक्टर्स। बट चैलेंज परसिस्ट इन हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एमएनसी स्टिल डोमिनेट। वही पहले वाले, उनमें भी आप सबको समर्ज कर सकते थे पॉइंट्स को, ठीक है। फिर करना क्या चाहिए? वही करोगे, पीएलआई करो, एमएसएमई को स्ट्रेंथन करो, रेगुलेटरीज, वो वे फॉरवर्ड लगभग लगभग ओवरऑल इंडस्ट्रियल ओवरऑल का जो आएगा वो आपको सेम सा लिखना, ठीक है। लिबरलाइजेशन हो गया। अब अगला सर्विस, ठीक है, थर्ड करते हैं। Normally, countries shift from agriculture to industry and then to later to services. But सर Indians shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of service vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without strong industrial base? सर हाँ जी, सर ये इसका सेकंड पार्ट, आर दे कम्पीटिंग विद एमएनसी सेटिस्फैक्टरी, क्या कह रहे हो? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कितने पॉइंट्स आने चाहिए सर? compete कर पा रहे हैं चैलेंज वाले में? हाँ चैलेंज वाले में, मतलब आर दे कम्पीटिंग विद एमएनसी दोनों ही लिखने हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्टरी। देखो हमें बता रहे हैं कि हमारी कंपनीज compete कर पा रही है नहीं कर पा रही है, तो पहले में आप ऐसे बताओगे हाँ भी compete कर पा रही है, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 से 8 पॉइंट बताओगे आप compete कर पा रही है, बल्कि, है ना, और फिर 7 से 8 ही लिखोगे आप यहाँ पे चैलेंज है, यहाँ पे compete नहीं कर पा रही है, तो 7 लगभग 14 पॉइंट्स हो गए आपके। फिर 3-4 लिखोगे वे फॉरवर्ड में, तो 17-18 पॉइंट आने चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन में। और अगर 17 स्पेस नहीं आ रही तो 6-6 वहां पे कर लो और 3-4 वे फॉरवर्ड में, 15-16 तो करो। तो एक मतलब 6 स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में, 6 सेकंड पार्ट में और 3-4 वे फॉरवर्ड में, इतना कर सकते हैं हम, 16 पॉइंट्स। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा है कंपीट कर पा रही है, तो कईयों में कंपीट कर, कई जगह पे नहीं कर पा रही, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ऐसा होता कि हम बहुत ज्यादा अच्छे से कंपीट करें और थोड़े से चैलेंज है तो हम ज्यादा फर्स्ट पार्ट को देते, पर यहाँ पे दोनों ही लिखने पड़ेंगे आपको। हाँ भाई, हो गया ओवर गौरव? हो गया? ट्रैक नहीं किया सर। टाइमर तो हट गया, हो गया टाइम? नहीं हुआ? चलो लिख लो फटाफट, 1 मिनट और ले लो, ठीक है। देखो क्या रीजन था हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर ग्रो करके कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग? तो पहला था ग्लोबलाइजेशन और आईटी बूम। इंडिया बिकम अ मेजर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ड्यू टू लो कॉस्ट, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ इकोनॉमी का, तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग होना स्टार्ट हो गया, तो लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हायर करना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे आईटी कंपनीज का एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया बिकॉज वी हैव अ लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल। सेकंड, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स थी अवेलेबल हमारे पास, जो कि ग्लोबलाइज डिमांड को मीट कर रही थी, ठीक है। काफी सारे इंजीनियर्स उस टाइम बेरोजगार थे, है ना, वो क्या काम करने लगे, बीपीओ में काम करने लग गए, उस तरीके से हुआ, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स। देन पॉलिसी सपोर्ट फॉर सर्विसेज, हमने सर्विस को सपोर्ट भी किया। 100% एफडीआई, है ना, 100% एफडीआई किसमें की? आईटी में की, टेलीकम्युनिकेशन में किया, ई कॉमर्स, तो पॉलिसी सपोर्ट मिला। ऐसे आपको होलिस्टिक लिखना था कि ग्लोबल लेवल पे क्या सिचुएशन हुई, फिर हमने क्या सिचुएशन दी, तो उससे वो सेक्टर क्या हुआ, बूम पे आया, तो हमने भी पॉलिसी लेवल सपोर्ट एफडीआई अलाउ की। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दो काम कर रहे थे किसके लिए? सर्विस सेक्टर के बूम के लिए। बाकी काम कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग को कंस्ट्रेंट कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ, ऑप्शन क्या बचा इन्वेस्टर के पास? सर्विस में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट था, रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉस थे, तो इसके कारण लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे थे? अपना सर्विस सेक्टर में। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए? काफी पैसा चाहिए होता है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाओ, स्टील इंडस्ट्री लगाओ, तो कैपिटल इंटेंसिव है काफी। नेक्स्ट, हाई डोमेस्टिक डिमांड फॉर सर्विसेज,
तो जैसे भी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इंडिया में, मिडिल क्लास बढ़ रही है, तो डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है? सर्विस की डिमांड ज्यादा हो रही है, एजुकेशन की, हेल्थ की। ठीक है, फिर आप बताओ फाइनेंशियल सर्विस में अब काफी लोग डिमांड कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब डेटा एक कह रहा है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने दे रखी है, कौन सी रिपोर्ट है, कि बाई 2030 ई कॉमर्स मार्केट में कितना हो जाएगा इंडिया, इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट अराउंड $325 बिलियन। तो इतना सर्विस सेक्टर ई कॉमर्स में फैलने वाला है। नेक्स्ट लास्ट इज द रीजन इज द ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये हम हर एक में कॉमन पॉइंट लिख रहे हैं, ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ से फिर सर्विस एक्सपोर्ट ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है, उसको प्रमोशन मिला। तो लगभग 40% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हम कहाँ से करते हैं? आईटी सेक्टर से करते हैं, सर्विस सेक्टर से करते हैं, सॉरी। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड 40% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए सर्विस सेक्टर को बूम मिला, है ना। लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या सेकंड जो पार्ट है, what are the reason for the growth, can India become a developed country with a strong industry without a strong industrial base? तो आप बताओगे नहीं, है ना, इंडस्ट्री बेस भी जरूरी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की अपनी लिमिटेशन है। जब सर्विस सेक्टर से जो आप करते हो इन्वेस्टमेंट, आप देखना कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और कितना उसका विजा विज कितना कंट्रीब्यूट करता है ये आपके एम्प्लॉयमेंट में। तो इसका क्या है? जॉबलेस ग्रोथ, पहला बात तो ये है, तो ये लिमिटेशन है इसकी, तो उतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा ये। ठीक है, सेकंड पार्ट इज द रीजनल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो मोस्टली कहीं भी हम लगा सकते हैं, बैकवर्ड रीजन में, रीजनल डेवलपमेंट के हिसाब से, रिसोर्स बेस्ड में, अलग अलग जगह पे। सर्विस सेक्टर मोस्टली कहाँ होते हैं? अर्बन बेस्ड होते हैं। तो एक ये डिस्पैरिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज द वीक मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू, ठीक है, उससे क्या, अगर आपके यहाँ पे वीक मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, आपने सारा ध्यान सर्विस सेक्टर पे लगा दिया, तो उसके क्या नुकसान होंगे वो आप बताओगे। फिर आप बताओगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से क्या क्या फायदे होंगे। हमें अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करना चाहिए, उसके ये फायदे होंगे। तो अगर वीक मैन्युफैक्चरिंग रहेगी तो क्या रहेगा? इट इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल गुड्स, हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा? हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। वो सब आपको बताना। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और फिर इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो डेवलपमेंट के पाथ में रुकते हैं। एक सेकेंड, अब देखो क्यों मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों जरूरी है? फिर हमें लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एमएसएमई को प्रमोट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। कि आप चाइना का एग्जांपल दो, कितने लोग दे लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, क्रिएटेड जॉब्स बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड इंबैलेंस होता है उसको करेक्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को चाहिए। रिड्यूस्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, उसको रिड्यूस करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री को अलग अलग बैकवर्ड रीजन में भी लगाते हैं, तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इनोवेशन एंड वैल्यू चेन, जो हमारी वैल्यू चेन है उसको, सप्लाई चेन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इनोवेशन प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज द नेशनल सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस के लिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी, तो हम क्या रहेंगे? डिपेंडेंट ही रहेंगे अपने गुड्स के लिए, बाकी चीजों के लिए, बाकी कंट्रीज पे। तो सेल्फ रिलायंस के लिए और अपनी रेजिलियंस, सेल्फ रेजिलियंस के लिए, और आपका नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अब करना क्या है? फिर वही मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करो थ्रू पीएलआई स्कीम, एमएसएमई को स्ट्रेंथन करो, रेगुलेटरी कम करो, लेबर लॉस करो, वो तो तुम्हें याद होंगे सारे, वो सारा ओवरऑल आपको करना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। एमएसएमई वही आ गया, स्किल कर दो लास्ट में, स्किल फॉर इंडस्ट्री 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 4। How has globalization led to the reduction of employment in the formal sector in the Indian economy? Globalization से कैसे formal sector में employment कम हुई है? Is increased informalization detrimental to the development of the country? 10 marks, 7 minutes start. नुकसान मतलब नेगेटिव, करो स्टार्ट करो। वो हाँ लगा रहा हूँ, ये बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। देखो भाई कैसे ग्लोबलाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया है फॉर्मल सेक्टर के अंदर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन से बढ़ेगा, पर कैसे कम हुआ है वो देखना है। एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला देखो, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड्स, तो वो ये नहीं चाहते फिक्स उनको मार्केट का वो मिल जाए, हायरिंग कर ले फिक्स, वो उनको चाहिए फ्लेक्सिबल अपने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, लो कॉस्ट पे। तो इस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ज्यादा हायर करते हैं। ग्लोबल फर्म्स प्रेफर फ्लेक्सिबल लो कॉस्ट लेबर, डिस्करेजिंग परमानेंट हायरिंग। Rise in contractual jobs in sector like textile, IT and construction.
मोस्टपी की रिपोर्ट है, ओनली 22% टोटल एम्प्लॉयमेंट इज फॉर्मल विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखो, आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल। तो आप ये देखो, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ये क्या करती है, सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, और छोटे आप ये काम कर दो, बस थप्पा मारा लगा देना। और वो जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में चलता है। इस तरीके से वो अपनी फॉर्मलाइज जॉब को कम कर रही है। जहां पे भी लो कॉस्ट इनको मिलेगी कंट्री, चाइना हो गया, इंडिया, वहां पे क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को प्रमोट करते हैं उस तरीके से। ग्लोबल सप्लाई चेन एनकरेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एमएसएमईज वेयर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज प्रेवलेंट। गारमेंट्स में खासकर जो ब्रांड लगते हैं हर जगह, कपड़ा एक जगह ही बनेगा सब जगह, उस पर फिर विल्स, मैन हुसैन, लुई फिलिप सब चल जाते हैं। गारमेंट्स एंड लेदर एक्सपोर्ट्स यूनिट्स रिलाई हेवीली ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स बट कट कॉस्ट। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखो जो भी ग्लोबल कंपटीशन से और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो क्या करेंगे, कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है ज्यादा ह्यूमन बींग्स में, तो मशीन्स में, रोबोट्स में, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो एम्प्लॉयबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रेफरेंस रहती है उनकी, ज्यादा लेबर डिपेंडेंट नहीं जाते हो। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सर्टेन सेक्टर्स। अब हमारे यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन के कारण कई सेक्टर्स में क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि चाइना का इंपोर्ट आ गया उस तरीके सस्ता। चीपर इंपोर्ट स्पेशली फ्रॉम चाइना हैव हर्ट डोमेस्टिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिमिटिंग फॉर्मल जॉब क्रिएशंस। डिक्लाइन इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ पे कोई अच्छी कोई होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर उसको बंद करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, तो वो सारी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट खत्म। एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबली यूनिट्स इन ट्रेडिशनल क्लस्टर्स। अनरेगुलेटेड गिग प्लेटफॉर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सेलरेटेड द गिग वर्कर्स, ठीक है। गिग वर्क वाया प्लेटफॉर्म्स लाइक उबेर, जोमेटो, लार्जली आउटसाइड द फॉर्मल प्रोटेक्शन। तो पहले कुछ थोड़े बहुत जो फॉर्मल में थे वो भी इन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी ले ली और उबर में लगा दिया। तो इनफॉर्मल और गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप लिख सकते हो, गिग वर्कर एस्टिमेटेड अराउंड 77 लाख, एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 2.35 करोड़ बाय 2030। ये एक डेटा आप कहीं भी यूज कर सकते हो गिग इकोनॉमी वाला, क्योंकि ये इकोनॉमी का ट्रेंड है अभी, और 2030 है, ठीक है। 5 साल तक बेच दोगे तो वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं तब तक, ठीक है, 2030 तक। इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट। अब जितना इनफॉर्मलाइजेशन वो कैसे, हमारी सेकंड पार्ट यही था क्वेश्चन का, डेट्रीमेंटल है टू द ग्रोथ। लो प्रोडक्टिविटी एंड वेज ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, तो लो प्रोडक्टिविटी और वेज आपकी ग्रोथ में कम चांस होता है। पुअर सोशल सिक्योरिटी एंड वर्किंग कंडीशंस रहती है। लो टैक्स बेस एंड रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अकाउंटेबल नहीं है, फॉर्मल नहीं है, लो टैक्स बेस हो जाता है। रीजनल एंड जेंडर इनक्वालिटीज है। वीक इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इनफॉर्मल एंटरप्राइज हैव लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, है ना, एंड टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेटिंग द प्रोडक्टिविटी। फिर करना क्या चाहिए, करना फिर वही है घूम फिर के अपना, उसमें कुछ अलग नहीं है। स्ट्रेंथनिंग लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है, एमएसएमई फॉर्मलाइजेशन सपोर्ट, स्किल बढ़ाओ, यहाँ पे इंसेंटिवाइज करो लेबर, क्योंकि हम क्या चाहेंगे, हमारे यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन बढ़े, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री ग्रोथ करे, उसके लिए आपको जो पॉइंट्स करने हैं वो आप ओवरऑल में 2-3 पॉइंट वो लिख के, ठीक। एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट वाला 7th। इसको आप रिसेंट जो अभी टैरिफ हुआ है यूएसए ने इंक्रीज किया उससे भी लिंक कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में आप वो डाल सकते हो। ये हालांकि 2018 में आया था क्वेश्चन ये, पर इस बार भी आने के चांस है। लिखो, हाउ वुड द recent phenomena of protectionism and currency manipulation in the world trade affect macroeconomic stability of India? 15 marks, 11 minutes. क्या होता है उसको डिफाइन करोगे एग्जांपल के थ्रू, है ना, कैसे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स के थ्रू प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, किसने कंट्री ने क्या लगाया टैरिफ। फिर आप बताओगे करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, किस कंट्री ने की है करेंसी मैनिपुलेशन, वो एग्जांपल स्टार्टिंग में बता देना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिफाइन करना है इसको, ठीक है। फिर आप बताओगे इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमी उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन दोनों चीजों का, दोनों का साथ ही बता सकते हो, अलग अलग ही बता सकते हो कि करेंसी मैनिपुलेशन का क्या पड़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म का क्या पड़ेगा। देखो, पहला क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रेड डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। क्यों, हम कोई अपना एक्सपोर्ट कर रहे थे प्रोडक्ट, अब उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म कर लिया, बैरियर लगा दिया, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर होगा। प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स रेस्ट्रिक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट वर्सनिंग द ट्रेड डेफिसिट। ये तो पहला पॉइंट था कि एक्सपोर्ट ही कम होंगे, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो सारे बताने दो। सेकंड, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के साथ अच्छी बात है, एक बार आपने ढंग से समझ लिया ना उसको, फिर आप उसको सारा कनेक्ट कर सकते हो। बस दोनों सब्जेक्ट ऐसे ही है, प्री के अंदर भी सारे कर लोगे, मेंस के अंदर भी, बहुत ज्यादा इनमें वो दिक्कत नहीं, 10-12 कॉन्सेप्ट है, लिमिट उनको ढंग से समझ लो बस। करेंसी वोलेटिलिटी एंड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब करेंसी वॉर में क्या होता है, कई कंट्री जैसे चाइना हो गया, वो अपनी करेंसी को कम करते जाते, उससे क्या होता है, उनके एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं,
और हमारे वही विज हमारे एक्सपोर्ट डियर हो जाएंगे, तो फिर हमारे लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट हमारे प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे डॉलर का इनफ्लो कम हो जाएगा। अब डॉलर का इनफ्लो कम होगा, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, तो क्या हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। तो उनके कारण हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। अब हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी तो क्या दिक्कत होगी हमारे साथ, हमारे इंपोर्ट डीलर हो जाएंगे, वो महंगे हो जाते हैं। अब इंपोर्ट डीलर हो गए 80% तो इंपोर्ट करते हैं अपना ऑयल, 80-85%, तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए आप दोनों समझाओगे, करेंसी वॉलेटिलिटी हो जाती है इंडिया में और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है। डिवैल्यूएशन बाय कंट्रीज लाइक चाइना, उससे एक्सपोर्ट उनका चीपर हो जाता है, हमारे यहाँ पे डिक्रीज इन अवर एक्सपोर्ट्स, इट लीड टू लेस डॉलर इनफ्लो विच डेप्रिशिएट द रूपी। ये समझाने के लिए मैंने बता दी, वैसे आपको पता होगा बेसिक बातें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जब रूपी डेप्रिशिएट करेगा तो हमारे इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, और कॉस्टलियर हो जाते हैं, जिसमें ऑयल मेजर पार्ट है, ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारा, इसलिए वर्ड लिखा है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, करेंसी मैनिपुलेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म क्रिएट्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब वर्ल्ड लेवल पे भी रहते हैं यार, किसी का डाउन जा रहा है, किसी का रूपी, तो वो इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, वहां से आउटफ्लो हो जाती है इंडिया से। तो 2024 का डेटा दिया कि $29 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया से आउटफ्लो होगी ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी, लीडिंग टू द वॉलेटाइल एफपीआई आउटफ्लो। ये इनफ्लो नहीं आएगा, आउटफ्लो आएगा, ठीक है, इन 2024, ठीक है। ये आउटफ्लो कर देना इसको, आउटफ्लो। इससे क्या होगा, जब फिर अगेन हमारे यहाँ से पैसा बाहर जाएगा तो प्रेशर किस पे आएगा, रुपी पे आएगा और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे आएगा। इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द रुपी एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। नेक्स्ट, क्या और इंपैक्ट पड़ेगा, स्लो डाउन इन द ग्लोबल डिमांड। जब देखा, जब जब प्रोटेक्शनिस्ट होती है ना पॉलिसीज, तो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी ग्लोबल डिमांड क्या होती है, डाउन होती है, ग्लोबल ग्रोथ डाउन होती है। जब ग्लोबल ग्रोथ डाउन होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स कौन डिमांड करेगा, वो भी कम हो जाएंगे फिर वो, ठीक है ना। प्रोटेक्शनिज्म डैम्पन्स द ग्लोबल ग्रोथ, रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ कम है तो हमारे भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड एमएसएमई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वो कम हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनके ऊपर। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाती है, प्रोटेक्शनिज्म, उन्होंने टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए, हमारे पास सप्लाई आ ही नहीं रही है। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो सब उनकी सप्लाई पूरी ब्रेक हो जाती है, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ठीक है। अफेक्टिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज मोस्टली दे रिलायंट ऑन द इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, दे आर डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज कंपनी। ये ऐसे फिर आपको बताना था, फिर करना क्या चाहिए वे फॉरवर्ड में। एक तो आप डाइवर्सिफिकेशन लेके आओगे एक्सपोर्ट, ये नहीं आप कुछ कंट्रीज लगा रही है तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहो, बाकी पे रहो। एक तो डाइवर्सिफिकेशन करो, दूसरा ये ब्रॉड लेवल है, यूएसए के साथ यही काम आएगा आपको, एडवांस डाइवर्सिफाइड करो, सेल्फ रिलायंस बढ़ाओ, अपने यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करो। थर्ड, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे रिफॉर्म्स लेके आओ थ्रू डब्ल्यूटीओ। ये 3 मेजर पॉइंट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। बाकी और रेस्ट में अदर्स में लिख देना, 3 तो ये मेजर होने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस, करेंसी मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट, हमारे पास एक रिजर्व हो, बफर हो, ताकि अगर थोड़ा बहुत शौक आए तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो रिजर्व मेंटेन रखो, फॉरेक्स रेजिलियंस हो हमारा, डब्ल्यूटीओ एंड प्लूरलिस्टिक एंगेजमेंट्स, ये हमें करना है, डब्ल्यूटीओ और बाकी एजेंसी उनके थ्रू रिफॉर्म्स लेके आने हैं, प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत विद ग्लोबल इंटीग्रेशन, और लास्ट में हमारा एमएसएमई सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे देखो कितने टॉपिक और क्लैरिटी आती है, हम पढ़ते हैं ना जब इतनी क्लैरिटी नहीं आती, जब हम आंसर लिख लेते हैं, मॉडल आंसर पे पॉइंट्स देख लिए, हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, तो टॉपिक क्लियर हो गया पूरा आपका। तो इस तरीके से मेरे को लग रहा है बेस्ट अप्रोच है, इस तरीके से अगर तुम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस फॉलो करो, रेगुलरिटी है, कोई भी चीज को क्लियर करना है तो रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोसेस को उठाओ, उसको कंप्लीट करो, तभी आपका आउटकम आएगा। मैंने एग्जांपल दिया, मतलब पूरी पाइपलाइन बिछा दी आपने, टैप लगा दिया, लेकिन उसे सप्लाई नहीं दी पानी की, तो उस टैप का क्या फायदा। लास्ट तक काम को पूरा करो, तब जाके वो रिजल्ट आएगा, आपका फायदा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कल करेंगे नेक्स्ट 7 नोट।